नमस्कार मित्रों, आप सभी का एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे मित्रों कि अपने सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए फिजिक्स पोर्शन को पढ़ रही थी, है ना। और फिजिक्स के अंदर अपने सर्वप्रथम एक लेसन ख़त्म किया था, मात्रक और विमान। उसके बाद में अपने मोशन मतलब गति के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया और गति के अंदर अपने गति लेसन का 90% भाग 90% भाग जो है वो अपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मेरे मित्रों, गति जो आपका लेसन है, जो गति चैप्टर है, उसका आज अंतिम जो भाग है वो बचा है और वो कुछ ही समय का है। आज अपने उनको प्रारंभ करते हैं और ख़त्म करते हैं लेसन। तो मित्रों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था प्रक्षेप्य गति के बारे में, फिजिक्स चल रही थी, अपनी प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ा और अपने कुछ हद तक बातें कर ली थी वृत्तीय गति के। मतलब अपना जो टॉपिक चल रहा था मित्रों, वो चल रहा था वृत्तीय गति। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वृत्तीय गति, मतलब सर्कुलर मोशन। और वृत्तीय गति के अंदर अपने थोड़ी बहुत बातें पढ़ ली थी, डेफिनेशन पढ़ लिया था अपने कि देखो, नॉर्मल सी बात है, फिजिक्स को पढ़ने का मतलब यही है, फिजिक्स का मतलब ही यही है कि भौतिकी मतलब जो भौतिक घटनाएं हैं अपने मानव जीवन से कैसे संबंधित हैं, है ना, अपने मानव जीवन से कैसे संबंधित हैं और उन घटनाओं का विश्लेषण करना, वर्णन करना विस्तारित रूप से, ठीक है ना। तो विस्तारित रूप से वर्णन ही तो कर रहे हैं। क्या वृत्तीय गति की जो घटना है वो अपने जीवन में नहीं घटती क्या? क्या अपने दैनिक जीवन के अंदर वृत्तीय गति के अपने कुछ उदाहरण नहीं देखे क्या? बिल्कुल देखे। जैसे कि एक वस्तु को या एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, तो अपने कहेंगे सर वो एक सर्किल कंप्लीट करेगी, एज ए सर्कुलर मोशन अपने बनाएगी, है ना। इसी प्रकार किसी एक रास्ते से किसी एक बिंदु के परिध चारों ओर घूमना, है ना, यह भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु अगर है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर अपने उस वस्तु को किसी भी बिंदु के चारों ओर नियत वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो अपने कह सकते हैं मित्रों कि वो वस्तु है वो वृत्तीय गति कर रही है या वृत्तीय गति तय कर रही है ना। अब वृत्तीय गति के अंदर अपने पढ़ा कि जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम अपने ये पढ़ा था, ये एक पॉइंट है और ये एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इसका केंद्र बिंदु। ये प्यारे मित्रों एक वस्तु है जिसको P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर अपने क्या पढ़ रहे थे कि वस्तु के वर्ताकार पथ के केंद्र, वस्तु के वर्ताकार पथ के केंद्र व केंद्र से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, व केंद्र से वस्तु को मिलाने वाली रेखा केंद्र के मध्य एक कोण का निर्माण करती है, एक कोण का निर्माण करती है और इसी कोण को अपने कहा था कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किस प्रकार से दर्शाया कोणीय विस्थापन को? कोण P1 O और P2 इज इक्वल टू थीटा। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है, कोण P1 O P2 बराबर में कोण थीटा, थीटा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, ये थीटा ही है जो कोणीय विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। कोणीय विस्थापन का मतलब यहाँ ये हो गया कि जैसे अपने रेखीय गति के अंदर अपने ये पढ़ रहे थे कि जो न्यूनतम दूरी को इंडिकेट करता है वो विस्थापन है, यह रेखीय विस्थापन है। इसी प्रकार वृत्तीय गति के अंदर कोई दो पार्ट लेते हैं वस्तु के, ठीक है ना, और इस भाग के अंदर दो पार्ट जो लिए हैं उसमें जो न्यूनतम दूरी यहां से लेकर यहां तक तय की जा रही है और वृत्त के अंदर कोई न्यूनतम दूरी तय करेगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, अपने इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। एक सर्किल है और सर्किल के किसी एक पॉइंट पर ये एक वस्तु है। अब प्यारे बच्चों, अगर ये वस्तु पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगी, अगर घूमेंगी इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल दूं, परमाणु, एटम। अब परमाणु के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो अपनी नियत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार जैसे ये वस्तु इसके चारों ओर अपने नियत कक्षाओं में चक्कर लगाएगी या नियत वृत्ताकार पथ पर गमन करेगी तो ये वस्तु यहाँ भी तय होगी, यहाँ भी चलेगी। इस वस्तु का प्रभाव इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा। ये एग्जाम्पल मैं पहले समझा चुका हूँ, है ना।
तो इसका मतलब हो गया कि पूरे सर्किल के अंदर ये वस्तु अपना अलग 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 पथ यहाँ तय करेगी, है ना। तो अलग अलग पथ तय करेगी, इसका मतलब क्या हो गया, कोई दो बिंदु ले लें, वस्तु के कोई दो भाग ले लें और उसके बीच का जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं केंद्र पर कोण बनाएगा। अगर इनको आपस में मिलाया जाए, जैसे इसको मिलाओ दूं यहाँ पर तो यहाँ भी कोण बनेगा, जैसे इसको मिलाओ दूं यहाँ पर, यहाँ इन दोनों के मध्य कोण बनेगा। तो जितने भी कोण बन रहे हैं इन दोनों के मध्य वो कोणीय विस्थापन को रिप्रेजेंट करेंगे, कोणीय विस्थापन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये था। कंप्लीट है क्या? अब बात करते हैं मित्रों कोणीय विस्थापन को थीटा से, और थीटा कोण है, थीटा क्या है, एक कोण है, और कोण को किससे मापते हैं, डिग्री से। किससे मापते हैं, डिग्री से। तो इसका मात्रक क्या हो गया, डिग्री या रेडियन, डिग्री या रेडियन। अब बात करते हैं कोणीय विस्थापन के बाद में कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। मित्रों कोणीय वेग के बारे में पढ़ते हैं। देखो रेखीय वेग के अंदर क्या पढ़ा था कि जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात विस्थापन में जितना परिवर्तन हो रहा है समय के अनुरूप, उसे अपने रेखीय वेग कहा था। तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर थी वो रेखीय वेग थी। तो कोणीय वेग क्या होगा, वृत्तीय गति के अंदर पढ़ रहे हैं। कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होगी, देखो रिलेट कीजिए दोनों को, कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होगी, देख सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी बच्चों, कोणीय वेग कहलाएगी। कंप्लीट है क्या बात? अब देख लीजिए कैसे कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू इस प्रकार से सिंबल लिखा जाता है, ये ओमेगा है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, तो परिवर्तन को डेल्टा से दर्शाते हैं, डेल्टा थीटा बटा में डेल्टा टी, समय के अनुरूप हो रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, या इसको थीटा अपॉन में टी भी अपने नॉर्मली भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोणीय विस्थापन। अब बात करते हैं यूनिट की, मात्रक की। तो मात्रक कैसे निकालेंगे देख लीजिए। थीटा, थीटा का मतलब क्या था मित्रों, कोणीय विस्थापन था, और कोणीय विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक के रूप में, डिग्री, किससे, डिग्री बटा, यहां समय है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या आ गया, डिग्री प्रति सेकंड, या डिग्री को अपने और भी लिखते हैं रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो दो इसके यूनिट आए, या तो इसको डिग्री प्रति सेकंड कह सकते हैं, या अपने इसको रेडियन प्रति सेकंड कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक पहुंची क्या बात, समझ में आई, गॉट इट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए अपने थीटा को लिख रहे थे कोणीय विस्थापन से, थीटा का मतलब क्या हो गया, कोणीय विस्थापन का मतलब क्या होगा। अब ये थीटा यहां भी बनता होगा कहीं दो रेखाओं के बीच में, ये थीटा यहां भी बनता होगा, ये थीटा यहां भी बनता होगा, ये थीटा, मतलब पूरे सर्किल के अंदर एक कोण जो बनेगा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य है, वो थीटा ही बनेगा। तो थीटा पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, और जो पूरा सर्किल होता है वो कितने डिग्री के अंदर बंटा होता है, 360 डिग्री के अंदर बंटा होता है। कितने डिग्री के अंदर, 360 डिग्री के अंदर, ठीक है ना। ये व्याख्या सर्वप्रथम पॉलिडोनियस ने की थी। चलो बात करते हैं अलग से, 360 डिग्री के अंदर थीटा को बांटा, ठीक है ना। अब थीटा 360 के बराबर है, पूरा ये सर्किल है वो 360 के बराबर है, और 360 को गणितीय भाषा में क्या लिखा जाता है, 2 पाई। पाई का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 का 2 गुना हो गया 360, तो पाई का गुना किसके साथ करेंगे, 2 के साथ, है ना। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं, इसका दूसरा सूत्र बनता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में कितना है मित्रों, टी। तो इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है कोणीय वेग को 2 पाई अपॉन में टी। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये थोड़ी एडिशनल फैक्ट है इसका, कि इसको 2 पाई से क्यों रिप्रेजेंट किया, ये मैं यहां बता रहा था, मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि 2 पाई का मतलब 360, और 360 ही क्यों लिया, क्योंकि जब वस्तु पूरी मूव करती है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है, तो पूरे मोशन के दौरान वो 360 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात थीटा जो है, कोण है, वो पूरे एक सर्किल के अंदर कहीं भी दो भुजाओं के मध्य बनता है, पूरे सर्किल के अंदर बनता है, इसीलिए इसको पूरे सर्किल के अंदर डिवाइड किया, और पूरा जो वृत्त होता है, पूरा जो सर्किल होता है, वो 360 डिग्री के अंदर बंटा होता है, ठीक है मित्रों। तो ये बात समझ में आई क्या यहाँ तक। तो कोणीय वेग के बारे में इतनी सी बात थी। हाँ एक चीज हमेशा थोड़ी ध्यान रखना यहाँ,
कि जो कोणीय वेग है मित्रों, इसकी दिशा के बारे में थोड़ा अपने देख लेते हैं। कोणीय वेग की जो दिशा होती है वो हमेशा हमेशा परिधि के अनुदिश रहती है। जो वर्ताकार गति कर रहे हैं ना, उसकी जो परिधि है उसके अनुदिश रहती है, मतलब अनुदिश मानी जाती है, ठीक है ना। कि जैसे ये यहाँ कंप्लीट सर्किल करेगा तो इसकी दिशा इधर है, फिर यहाँ देखेंगे इसकी दिशा इधर हो जाएगी, है ना। तो परिधि के हमेशा क्या रहेगी, ये अनुदिश रहेगी। इतनी सी बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं कोणीय वेग, अपने समझ में आया। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण के बारे में, क्योंकि देखिए हर एक डेफिनेशन को रिलेट करके पढ़ना है, संबंधित होनी चाहिए, संबंध कहीं ना कहीं बनना चाहिए। यहां देखते हैं कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोणीय त्वरण के अंदर देख लीजिए दोस्तों, किसी वस्तु के द्वारा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होगी ना मित्रों, उससे अपने क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। सिंपल सी बात समझ में आई क्या। तो कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग कितना अपने पास, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखीय त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते थे, एक्सीलरेशन, है ना। तो थोड़ा सिंबल चेंज करके लिखेंगे, ए से रिप्रेजेंट नहीं करके इसको अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा। परिवर्तन की दर किसके अनुरूप होती है, हमेशा समय के अनुरूप होती है। तो समय के अनुरूप, ठीक है ना, किसी निश्चित टाइम के अंदर जो कोणीय वेग में जो परिवर्तन होगा वो कोणीय त्वरण के इक्वल होगा। तो यहां से अपने इसका फॉर्मूला भी बना लिया। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, मात्रक की। यूनिट देख लीजिए मित्रों, यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओमेगा, ओमेगा का मतलब हो गया कोणीय वेग, और कोणीय वेग का मात्रक अभी पढ़ा था, डिग्री प्रति सेकंड, बटा एक टी और है, और इस टी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड से। तो मित्रों सेकंड कितने हो गए यहाँ, 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या कि डिग्री प्रति सेकंड स्क्वायर, डिग्री प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या लिखा जाता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से भी इसका मात्रक लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोणीय त्वरण के, कोणीय वेग के, इनमें से कोई प्रश्न बनने की संभावना रहती है हर बार परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए कोणीय त्वरण उत्पन्न कैसे हुआ। कोई वस्तु है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगा रही है, तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होने की संभावना कैसे व्यक्त हुई। देखिए उत्पन्न होने की संभावना एक ही प्रकार से हो सकती है, जब उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ होगा। तो कह सकते हैं क्या कि जैसे किसी भी वस्तु के, मतलब कोई वस्तु है वो एक समान वृत्तीय गति कर रही है, और अगर उसके निश्चित वेग में या वेग की दिशा में बदलाव आ जाए, वेग की दिशा बदल जाए, ठीक है, तो वेग की दिशा बदलेगी या वेग में बदलाव आएगा, तो वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, समझ में आई बात, जो अल्फा से प्रदर्शित होता है। तो अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी। इतनी बात कंप्लीट हुई क्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहां तक अपने बात को समझिए अच्छे से कि कोणीय त्वरण क्या था, कोणीय वेग क्या था ना, सिंबॉलिक जो बातें हैं, सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया अलग अलग। अब बात करते हैं इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बनता है अलग से, जो कहीं ना कहीं वृत्तीय गति से संबंधित है, इसलिए इसको उठा लिया जाए। अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अभिकेंद्रीय बल भी आएगा, अपकेंद्रीय बल भी आएगा, लेकिन वो बल का टॉपिक है, फोर्स की बात कर रहा है, तो यहां न पढ़ के उसको बल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो चैप्टर आएगा, थर्ड जो चैप्टर आएगा, वो होगा गति और बल, या यूं कह सकते हैं बल एवं गति के नियम। उसमें लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सर आइजैक न्यूटन के बारे में अपने विश्लेषण करेंगे, काफी हद तक बातें, है ना। तो यहाँ अपने पढ़ रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो देखिए सेंट्रीपेटल जो एक्सीलरेशन है किस प्रकार से उत्पन्न होता है किसी वस्तु में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपने लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक रस्सी को लीजिए प्यारे दोस्तों, रस्सी को लेते हैं और रस्सी को अपने या एक धागे को किसी पत्थर से बांधते हैं,
ठीक है, या किसी बॉल से बांधते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने बचपन में भी ये चीज़ ट्राई की होगी कि जैसे आप धागे से बांधे हुए पत्थर को यहाँ से घुमाते हैं, एक समान वृत्तीय गति करवाते हैं, तो दोस्तों उस समय, उस दौरान कौन सी घटना घटती है। देखिए, आप जैसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे जैसे आप अपने हाथ को रोक देते हैं तो क्या वो उसी वेग से, उसी निश्चित वेग से वो चारों ओर वृत्तीय गति कर रही होती है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, नेवर, नथिंग, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस वस्तु के अंदर क्या बदलाव आता है कि जैसे जैसे आप उसको घुमाना प्रारंभ करते हैं और अपने हाथ को एक जगह स्थिर करते हैं, तो वो पत्थर धीरे 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 आपके हाथ के पास आकर रुकना प्रारंभ कर देता है या नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है। या आप उसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि अपनी उस रस्सी को जो घुमा रहे हैं, अपनी उंगली से घुमाइए और उसको, रस्सी को उंगली के चारों तरफ लपेटना प्रारंभ कीजिए। तो रस्सी जब लिपटेगी, अर्थात रस्सी की दूरी कम होगी, और जैसे जैसे वस्तु की दूरी कम होगी, मतलब रस्सी की दूरी कम होगी, वस्तु और नजदीक आती जाएगी और अपने केंद्र पर आ जाएगी, केंद्र जहां से अपने वस्तु को घुमा रहे हैं। उसी प्रकार जैसे अपने हाथ से रस्सी को घुमा रहे थे, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपने उसकी चाल कम कर दी, हाथ को रोक दिया, स्थिर कर दिया, स्थायी कर दिया, तो वो पत्थर धीरे धीरे क्या करेगा, हाथ के पास आकर रुकना प्रारंभ कर देगा। अर्थात जो प्रारंभिक उसका वेग था, जिस वेग से आपने घुमाना प्रारंभ किया था, वो धीरे धीरे आते अंतिम समय के अंदर वेग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन कैसा आया, केंद्र के बिल्कुल पास में आकर। तो अभी का मतलब हो गया पास में, और केंद्र का मतलब केंद्र के पास में। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब किसी वस्तु के वेग में बदलाव होता है। ये तो पढ़ के आए हैं। तो वस्तु के वेग में बदलाव हुआ, और वो बदलाव कैसा हुआ, बिल्कुल केंद्र के पास में। तो इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। जैसे शब्दों में कैसे इसको लिखेंगे, कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर घूमना प्रारंभ करती है, या एक समान वृत्तीय गति करती है, तो उस नियत वेग में धीरे धीरे परिवर्तन होता है या बदलाव आता है, जिससे वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। यहां लिख सकते हो केंद्र की ओर, ब्रैकेट में। और इसे क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, सरल भाषा में अभिकेंद्रीय त्वरण। बात समझ में आई क्या, कि कोई वस्तु यहां देखिए, कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर एक समान वृत्तीय गति करती है या वृत्तीय गति करना प्रारंभ करती है, तो उसके उस नियत वेग में जो परिवर्तन आता है या बदलाव आता है, जिससे वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। क्योंकि वेग चेंज होगा तो त्वरण, एक्सीलरेशन अपने आप ही उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा। जैसे त्वरण उत्पन्न होता है, और वो त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, वस्तु के केंद्र की ओर, जिसे अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण से रिप्रेजेंट करते। बात समझ में आई क्या? देखिए, उतार लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब अपने एक चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, इसका केंद्र पॉइंट, केंद्र से अपने यहाँ तक में लाएं तो त्रिज्या आ जाएगी, ये अपनी इसकी ओ पॉइंट। अब वस्तु जब अपना गमन करेगी, वस्तु यहाँ से एक समान वृत्तीय गति करेगी चलती चलती, तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से, वेग नियत रहेगा v, वेग नियत रहेगा v, ठीक है ना। और v वेग जब नियत रहेगा और धीरे धीरे जब वस्तु केंद्र के पास में आएगी, तो वेग में क्या आता जाएगा, बदलाव आता जाएगा। और वेग में यह बदलाव क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ केंद्र की ओर जो लगेगा इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। कंप्लीट है क्या बात? तो इसको लिखते हैं प्यारे मित्रों ए आर से, एक्सीलरेशन ऑफ रेडियस, मतलब त्वरण जो लग रहा है
वो रेडियस की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, त्रिज्या के परित, ठीक है ना। तो ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो अभी केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या बन गया, ए आर बराबर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब वेग में बदलाव बटा त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, केंद्र की ओर, तो इसे कहते हैं अभी केंद्रीय त्वरण, ठीक है मित्रों। तो यहाँ तक बात क्या समझ में आई क्या? हाँ, अब बात करते हैं दिशा, दिशा पूछ लेते हैं कि अभी केंद्रीय त्वरण की दिशा कैसी होगी। तो जाहिर सी बात है मित्रों, जैसे जैसे वस्तु पास में आएगी, केंद्र केंद्र के बिल्कुल समीप आएगी, तो उसकी दिशा भी तो केंद्र के पास में होगी ना, यहाँ से इस प्रकार से ना, ये एरो का निशान दर्शा रहा है ना, एरो का सिंबल है, मतलब वस्तु केंद्र के पास आ रही है, ठीक है, सेंटर के पास में आ रही है, इसलिए जो दिशा होगी वो कैसी होगी, सदैव केंद्र की ओर होगी, ठीक है। तो ये हुई यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बात कंप्लीट हुई क्या। यहाँ आपका ये लास्ट पार्ट बच रहा था गति के अंदर, जो कंप्लीट हो गया वृत्तीय गति के अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक प्यारे मित्रों अपना जो गति चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये फिजिक्स का कंटेंट है अन्य विद्यार्थियों को भी मिल पाए सरल भाषा में, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है मित्रों, है ना। हाँ, एक जरूरी सूचना आपको मैं देना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे विद्यार्थी स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल के अंदर जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हों, ठीक है ना। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर जीके का पोर्शन जो डीपली लेवल के अंदर आता है आपके, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे द्वारा, एक छोटा सा प्रयास है मित्रों, तो आप उसको सपोर्ट करें अच्छे से। और उसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, सर्वप्रथम इतिहास, ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर अपने प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो 2 या 3 दिन के अंदर जैसे भी है वो लेक्चर आपको प्रारंभ करवा दिए जाएंगे, लेक्चर आपके पास कंटिन्यूटी आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी देख सकते हैं चैनल के अंदर। तो कल या परसों तक वो मैं लेक्चर वहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री स्टार्ट कराएंगे, कंटिन्यूटी काफ़ी डीपली पार्ट चलेगा, और स्टार्टिंग के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल साइंस, इस वे के अंदर अपने स्टैटिक्स जीके जो पूरी है मित्रों वो उसके अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें लगातार, कंटिन्यूटी और जुड़े रहें। ओके दोस्तों, बाय।